तो ये 4,70,000 रुपए का आपने संपत्ति क्रय की है। इस संपत्ति को जब आपने क्रय किया होगा तो ये आपके लिए क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये 4,70,000 रुपए में यहां से क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। ये मैंने घटा दिया क्योंकि यह आउटफ्लो हुआ। अब और कुछ देखते हैं कि और क्या था। नॉन करंट असेट्स में संपत्ति खरीदने और बेचने की बात हो चुकी है। अमूर्त संपत्ति थी नोट संख्या 5 में। आप देखिए ख्याति का मूल्य बढ़ा है, 70,000 से 1,80,000 हुआ। 1,10,000 रुपए ख्याति का मूल्य क्या हुआ है, बढ़ा है आपका। इसका मतलब ख्याति आपने खरीदी होगी। अगर आप ख्याति खरीदेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, भुगतान करना है। तो चलिए ख्याति जो खरीदी गई 1,10,000 रुपए की, वो हम उस फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो यहां पर आपको दिखाना होगा परचेज ऑफ गुडविल कितना, 1,80,000 में से 70,000 घटा दीजिए, यानी 1,10,000। लेकिन ये आउटफ्लो होगा। क्यों आउटफ्लो होगा, क्योंकि इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहां दो राशि जो है वो ऋणात्मक है, एक राशि धनात्मक है। आप जानते हो माइनस माइनस वाले दोनों जुड़ जाएंगे और प्लस वाला उसमें से घट जाएगा, लेकिन माइनस ज्यादा है तो जो रहेगा वो माइनस का ही रिजल्ट रहेगा। तो 4,70,000 और 1,10,000 हो गए 5,80,000। 5,80,000 में से 22,000 गए तो 5,58,000 रुपए आपका ऋणात्मक आया। ये इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां दिखा देता हूं 5,58,000 रुपए क्या आया, ऋणात्मक आया। ये ऋणात्मक आ चुका है। अब सी पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सी पॉइंट जो है वो आपका है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो आपकी जो है एक तरीके से वो वित्तीय क्रियाएं। जब हम वित्तीय क्रियाओं की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, दो ही चीजें देखी जाती है। और शेयर कैपिटल अंश पूंजी पर जो भी लाभांश दिया हो, या जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है जिसको आप अचल देयता बोल रहे हो या गैर चालू देयता बोल रहे हो, उस पर जो भी ब्याज दिया हो वो भी इसमें से घटेगा। ठीक है, वो क्योंकि आउटफ्लो है, आउटफ्लो का मतलब बहिर्वाह है क्योंकि उसका भुगतान किया जाता है। तो आइए, ये आपके सामने अंश पूंजी दी हुई थी। पहले 10 लाख थी, फिर 18 लाख हो गई, यानी 8 लाख रुपए की अंश पूंजी में वृद्धि हुई है। 8 लाख की वृद्धि का मतलब जब कंपनी अंश को निर्गमित करेगी तभी तो अंश पूंजी में वृद्धि होगी। यानी कंपनी ने 8 लाख रुपए के अंश निर्गमित किए, 8 लाख रुपए उससे कंपनी को क्या हुए होंगे, मिले होंगे, यानी 8 लाख रुपए अंतर्वाह यानी रोकड़ में वृद्धि हुई है। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं कि इश्यू ऑफ शेयर्स कितना था, 8 लाख रुपए था आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। में यहां दिखा रहा हूं, इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये देखिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी लिख दीजिए या इश्यू ऑफ शेयर्स लिख दीजिए। अंश पूंजी ही दे रखी थी मेरे सामने, मैंने इक्विटी कर दिया। ऑर्डिनरी शेयर्स वो कितना है, 8 लाख रुपए। परिवर्तन को दिखा रहा हूं कैसे 8 लाख रुपए निकाले मैंने। जो 18 लाख आपको दिया हुआ था उसमें से 10 लाख चालू वर्ष का मूल्य, उसमें से पिछले वर्ष का मूल्य घटा दिया, तो ये पता चल गया कि आपने शेयर्स क्या किए, इश्यू किए। चलिए अब वापस देखते हैं प्रश्न को। ये प्रश्न आपके सामने है। दूसरा मुझे कि अंश पूंजी को देख लिया, इसके बाद में मुझे क्या देखना है, अचल देयताएं यानी नॉन करंट लायबिलिटी, ये एनसीएल है। इसमें दीर्घकालीन ऋण है, लेकिन नोट संख्या 2 को देखना होगा। तो चलिए नोट संख्या को 2 को देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। ये नोट संख्या 2 है। पहले जो था वो 4 लाख का था, अब वो जो 8% ऋण पत्र है वो 1 लाख के रह गए, यानी 3 लाख रुपए कम हो गए। यानी 3 लाख रुपए कम होने का मतलब आपने 3 लाख का क्या कर दिया, शोधन कर दिया। और शोधन जब आप करेंगे तो यानी आपने आपका रोकड़, आप शोधन का मतलब होता है वो पैसा वापस ऋण पत्रधारियों को वापस करना। और जब आप रिटर्न कर दोगे, वापस कर दोगे, तो रोकड़ में क्या होगी, जब आप किसी को पैसा रिटर्न करोगे तो रोकड़ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये जो है ये आउटफ्लो को दिखाता है। आउटफ्लो को यहां पर मैं दिखा रहा हूं, तो ये देखिए आउटफ्लो मेरा आपके सामने, ये मैं आउटफ्लो दिखा रहा हूं। यहां आप लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स।
8% ऋण पत्रों का शोधन हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है, मोचन हुआ है। कितना? 3 लाख रुपए ये आउटफ्लो है। क्यों आउटफ्लो है? क्योंकि इससे आपका रोकड़ की राशि क्या होगी? कम होगी। दूसरा, ये 8% जो है, ये 8% को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 8% जो है वो ब्याज है। उस ब्याज की आपको क्या करनी है? गणना करनी होगी। कैसे करनी होगी? आइए मैं आपको सिखाता हूं। उस ब्याज की गणना करने के लिए पहले मुझे बी पॉइंट को पढ़ना होगा। आप देखिए, 8% ऋण पत्रों का शोधन यानी रिडेम्पशन कब हुआ है? 1 जुलाई 2018 को हुआ है। यानी अप्रैल मई जून 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने तो ऋण पत्र आपके पास पूरे थे, लेकिन जुलाई से ऋण पत्र क्या हो गए? जिनका शोधन कर दिया वो ऋण पत्र आपके कम हो गए। तो आइए इसके ब्याज की गणना क्या कैसे करनी होगी इसके बारे में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं, ऋण पत्र जो थे वो अप्रैल मई जून में तो कितने रहे होंगे? 4 लाख रहे होंगे, और जुलाई से वो कितने हो गए होंगे? 1 लाख रुपए के हो गए होंगे। और 8% जो ये दर है ये वार्षिक होती है। किसी भी ऋण पत्र पे ब्याज की ये दर वार्षिक होती है। तो मैं ब्याज की गणना यहीं पर कर रहा हूं ताकि उस ब्याज को मैं वहां दिखा दूंगा। तो पहले 4 लाख थे, तो मैं जो गणना कर रहा हूं वो सबसे पहले 1 अप्रैल से कब तक की? 30 जून तक की, क्योंकि 1 जुलाई से तो क्या हो गया? शोधन हो गया। 1 अप्रैल से 30 जून तक जो आपके पास ऋण पत्र थे वो 4 लाख रुपए के थे। 8% ब्याज दर थी तो 8/100 कर दिया। अप्रैल मई जून 3 महीने की बात हो रही है तो 3/12, क्योंकि 8% जो दर थी वो 12 महीने के लिए थी और मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 से गुणा कर दिया और 12 से भाग दे दिया। तो अब मैं इसको हल करूंगा। ये आपका कट गया, ये आपका 4 से गया 2 बार, ये 4 से गया 3, ये 4 से गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो 4000 इंटू 2 करूंगा तो ये तो 8000 रुपए का ब्याज हो गया। अब अपन बात करते हैं 1 जुलाई से लगाकर 31 मार्च, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तब आपके पास ऋण पत्र कितने थे? क्योंकि 3 लाख का शोधन हो गया तो 1 लाख ही बचा आपके पास, वही 8%, 8/100। लेकिन यहां पर जो महीने थे वो 9 महीने थे तो 9/12, क्योंकि 8% 12 महीने के लिए थी और मुझे 9 महीने के लिए चाहिए, तो 9 से गुणा किया और 12 से मैंने भाग दे दिया। तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12, ये 4 दूनी 8। 1000 इंटू 2, 2000, 2000 इंटू 3, 6000 रुपए। तो 6000 और 8000 ये दोनों अगर मैं मिला लूंगा तो कुल मिलाकर जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 14000 रुपए होगा। ये मैंने जो गणना की है ये किसकी की है? ब्याज की है, इंटरेस्ट की करी है। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना बनता है इन ऋण पत्रों के ऊपर? 14000, क्योंकि डेट दी हुई थी तो उस डेट के अनुसार, उस दिनांक के अनुसार मुझे यहां पर ब्याज की गणना करनी थी। तो आइए 14000 रुपए का ब्याज के भुगतान को हम दिखाते हैं। 14000 रुपए जो ब्याज का भुगतान किया गया वो मुझे यहां पर आउटफ्लो के रूप में दिखाना होगा। तो मैं आउटफ्लो के रूप में उस 14000 के ब्याज का भुगतान दिखा रहा हूं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 14000 रुपए मैंने यहां घटा दिए, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसका योग कर लीजिए। देखो 8 लाख प्लस के हैं, 3,14,000 माइनस के हैं, तो यहां प्लस का ज्यादा है तो रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 5 में से 14 गए तो 4,86,000 बचा। ये 4,86,000 में यहां लिख रहा हूं। इसको जब आप लिखेंगे तो यहां लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहां पर भी अगर आप हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सॉरी, वो गलत लिख दिया मैंने, वहां पर इन्वेस्टिंग नहीं फाइनेंसिंग होना चाहिए था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। यूज्ड लिखा मैंने क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, रोकड़ में कमी हुई है, और यहां पर मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखना चाहिए। मैं फाइनेंसिंग कर देता हूं क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रिजल्ट है, तो यहां आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ही दिखाना चाहिए। तो ये लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए अब तीनों गतिविधियों का योग करते हैं। अब तीनों गतिविधियों में मैं देखता हूं, यहां पर सबसे पहले 18,000 धनात्मक था,
4,86,000 धनात्मक है, तो 18,000 और 4,86,000 इन दोनों को तो जोड़ दूंगा क्योंकि ये दोनों धनात्मक है। 0 0 0 8 और 6 14 हासिल 1 8 9 10 हासिल 1 5,04,000। इसमें से ऋणात्मक जो है वो 5,58,000 है। अब इसको अगर मैं यहां पर घटा देता हूं तो माइनस का कितना आता है, 54,000 बचता है। ये माइनस का 54,000 इसका रिजल्ट आया। ये माइनस का मैंने क्या कर दिया, 54,000 दिखा दिया। ये आपका आया नेट डिक्रीज, क्योंकि राशि कम हुई है इन कैश एंड कैश। इक्यू लिख रहा हूं, इक्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, समतुल्य, रोकड़ तुल्य। अब यहां पर आपको अंत में क्या करना है, क्योंकि आप जानते हो अब लास्ट में हम आ चुके हैं, अंत में यहां पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, यहां पर जो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां आपको जोड़ना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे ही हम ओपनिंग यहां पर जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। अब ओपनिंग कितना था वो हमें वापस चलना पड़ेगा चिट्ठे में। मैंने बताया था आपको चालू निवेश, करंट इन्वेस्टमेंट और रोकड़ व रोकड़ समतुल्य, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो राशि मिलेगी वो आपका क्या होगा, एक तरीके से रोकड़ व रोकड़ समतुल्य होगा। तो यहां पर पिछले वर्ष जो था 1,90,000 और 2,30,000, 1,90,000 और 2,30,000 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो राशि आएगा वो 1,90 और 2,30, 2 और 1 3, 4,20,000 आया। वो 4,20,000 रुपए मुझे क्या करना है, वहां पर दिखाना है। तो 4,20,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, वो ओपनिंग बैलेंस 4,20,000 में दिखा रहा हूं। तो ये रहा आपका 4,20,000, यहां पर दिखाना होगा मुझे। तो ये 4,20,000 रुपए था आपका ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से आया, 1,90 और 2,30,000। तो 1,90 और 2,30,000 को आप यहां दिखाएंगे। तो 1,90,000 आपका करंट इन्वेस्टमेंट था, 2,30,000 आपका क्या था, एक तरीके से जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, वो आ गया आपका 4,20,000। क्लोजिंग बैलेंस भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो यदि आप प्रश्न में देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस जो था वो आपके प्रश्न में ये दिया हुआ है 30,000 तो ये और 3 लाख ये। तो 3,30,000, वो 3,30,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिखाना होगा। तो ये 3,30,000 आपका आ गया, लेकिन प्रश्न का उत्तर मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां प्रश्न में देखिए, अब मैं बताता हूं इसका उत्तर मैच क्यों नहीं हो रहा है। ये 3 लाख, ये 30,000 और 3 लाख दोनों जोड़ दूंगा तो 3,30,000 आ रहा है मेरा, ये 3 लाख। यहां पर 3,30,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 4,20 में 54,000 घटाएंगे तो वो 3,30,000 नहीं होता है। यहां उत्तर में 36,000 का फर्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। ये सब मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बस एक चीज जो थी वो मुझे आपको यहां पर बतानी थी, वो क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था, प्रश्न में दिया हुआ जरूर था कि प्रचालन क्रियाकलाप से जो प्रवाह था वो प्रवाह कितना था, 18,000 था। लेकिन ये क्या था, धनात्मक था या ऋणात्मक था, इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी मेरे पास। मैंने उसको धनात्मक मान के हल किया क्योंकि प्रश्न मेरा बिल्कुल सही है, हल मेरा बिल्कुल सही है। तो इसको अगर यहां पर क्योंकि प्लस माइनस नहीं था तो ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बार अपना प्रश्न हल करने के बाद कि कोई कितना अंतर आ रहा है। 36,000 का अंतर आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको ऋणात्मक की जगह मैंने क्या कर लिया, धनात्मक ले लिया। अगर मैं इसको माइनस का 18,000 कर देता हूं, क्योंकि जब भी ऐसा दिया जाए तब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लस है या माइनस है। एक बार प्रश्न को हल करिए और लास्ट में उसको चेक कर लीजिए कि वो प्लस है या माइनस है। यहां माइनस अगर मैं करता हूं तो ये माइनस का 18,000, माइनस का 5,58,000, माइनस का 5,76,000 रुपए हो गया,
उसमें प्लस का ये क्या है आपके सामने 4,86,000 है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो माइनस का 90,000 रुपए आएगा। और ये माइनस का 90,000 में दिखाता हूं, 4,20,000 इसमें जोड़ता हूं तो रिजल्ट आएगा 3 लाख, परिणाम जो होगा 3,30,000 रुपए आएगा। यानी जो प्रचलन गतिविधि थी उसका रोकड़ प्रवाह क्या था, ऋणात्मक था। उसको ऋणात्मक लेने पर यह आपका उत्तर 3,30,000 रुपए आ गया। इस प्रश्न को इसी तरीके से आपको क्या करना है, हल करना है। तो प्रचलन गतिविधि को आपको वापस लास्ट में अंत में उसको चेक करना होगा।